कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरिया में लोगों के बीच अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफी प्रचलित हो गए हैं, जहां कोरिया के लोगों को अब ज्यादातर अपार्टमेंट्स में ही दिलचस्पी है। मगर एक दिन जोरदार भूकंप के कारण यहाँ के सारे कॉम्प्लेक्सेस माचिस के तिलियों की तरह ढह जाते हैं। एक सुबह मिंगसंग जागकर अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो उसके आसपास के सभी अपार्टमेंट गिर चुके होते हैं। बस सिर्फ उनका ही एक कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है, जिसके बाद वो नीचे जाता है और कॉम्प्लेक्स में रहने वाले बाकी लोगों को आपस में बात करते हुए देखता है। अपार्टमेंट के बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि अब आगे उनको क्या करना है, क्योंकि इस हालत में जनरेटर को भी चालू करने में टाइम लगेगा। मिनसुक कुछ सप्लाईज लेकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो और उसकी वाइफ मियोनहा खाने पीने की चीजों को बचा के रख रहे होते हैं। मियोनहा अपने पति से शिफ्ट होने को बोलती है, जिस पर मिनसंग ये कहते हुए मना कर देता है कि इस समय बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तभी दूसरी ओर बाकी कॉम्प्लेक्स के सर्वाइवर्स यानी बचे हुए लोग मिंगसंग के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। शाम को मिंगसंग के दरवाजे को एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा खटखटाता है और उनसे रहने के लिए जगह मांगते हैं, जहां उस बूढ़ी औरत की बातें सुन म्योंगहा उसको अपने घर में बुला लेती है। अगले दिन सुबह मिंगसंग अपने बिल्डिंग के रिसेप्शन पर जाता है, जहां वो लोगों को सामान बेचते हुए दिखता है। सामान बेचने वाले पैसों के बदले लाइटर, गैस और पानी जैसी चीजें ले रहे थे। ये देख मिंगसंग अपनी घड़ी को देखकर खाना ले आता है। अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए वो लोगों की भीड़ को देखता है और समझ जाता है कि जल्द ही उनको भी सप्लाईज की कमी होने वाली है। तभी भीड़ की धक्का मुक्की में उसका सामान नीचे गिर जाता है, जिसको उठाते वक्त वो देखता है कि अब यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस भी आ गए हैं। यहाँ से मिंगसंग सीधा अपने अपार्टमेंट में चला आता है, जहाँ अपनी वाइफ को लेकर वो सीधा बेडरूम में जाता है। खाने को देख म्योंगहा बाकी दोनों को भी बुलाने को बोलती है, मगर मिंगसंग ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि खाना लिमिटेड ही था और ज्यादा लोगों में नहीं बांटा जा सकता था। लेकिन जब वो खाना खा ही रहे होते हैं तभी वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा वहाँ पर आ जाते हैं और अब उन दोनों के पास खाने को बांटने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं बाहर का मौसम ठंडा होने लगता है और लोग लगातार बाहर से उनकी बिल्डिंग की तरफ आते जा रहे थे। परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि एक दिन अचानक से बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग को देख किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या करे। तभी यंगटक नाम का एक आदमी बड़ी मुश्किल से उस आग को बुझा देता है। सभी लोग उसकी इस बहादुरी की काफी सराहना करते हैं। कॉम्प्लेक्स के सभी लोग मिलकर एक मीटिंग करने का फैसला करते हैं, जिसमें सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जहां सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि बाहर से आए लोगों के साथ क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ डिसाइड कर पाते, वो लोग आपस में झगड़ा चालू कर देते हैं। अब सबको शांत करते हुए म्योंगहा कोई हल निकालने को कहती है। वो बोलती है कि हम सब साथ में कैसे रह सकते हैं, मगर वहाँ पर ज्यादातर लोग इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं। मिंगसंग एक पब्लिक सर्वेंट है और वो सभी से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बोलता है। आगे वो एक लीडर चुनने की बात भी करता है, जहां भारी बहुमत से यंगटक को लीडर बना दिया जाता है और इसके बाद वोटिंग की जाती है कि बाहरी लोगों को अपनी बिल्डिंग में रखा जाए या फिर नहीं, जहां ज्यादातर लोग उनको निकालने के लिए वोट करते हैं। अब शाम को मिंगसंग की पत्नी उससे पूछती है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या था इसको लेकर, जिस पर वो बिना जवाब दिए सो जाता है और याद करने लगता है कि भूकंप के समय उसके साथ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जब वो शहर में था तब भूकंप का पहला झटका आया था, जहां वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक लेडी को बस के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भूकंप का झटका दोबारा आता है और वो डर के अपनी कार में बैठ जाता है, जबकि बस के नीचे दबी हुई वो लेडी वहीं पर मारी जाती है। वो भूकंप इतना तेज होता है कि उसकी गाड़ी भी इधर उधर होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे सीट बेल्ट के कारण उसकी जान बच जाती है। अगले दिन यंगटक मिंगसंग को एंटी क्राइम टास्क फोर्स बनाने की बात कहता है, क्योंकि मिंगसंग पहले आर्मी में सर्विस कर चुका था, इसीलिए वो इस पोस्ट के लिए परफेक्ट होता है। टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स आपस में ये फैसला करते हैं कि कल वो लोगों को अपने बिल्डिंग से बाहर निकाल देंगे। अगले सुबह जियो में सभी आउटसाइडर्स को उन खाली जगह के बारे में बता रही होती है जहां वो लोग जा सकते हैं। मिंगसंग और उसकी पत्नी बूढ़ी औरत को उसके बेटे के साथ विदा कर देते हैं। बिल्डिंग के बाहर लीडर यानी कि यंगटक सभी बाहरी लोगों को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर ठंड बढ़ चुकी थी और उनके साथ बच्चे और बूढ़े थे। वैसे इस बिल्डिंग में काफी कमरे खाली हैं, जिसमें वो रह सकते हैं। बाहर खड़ी भीड़ में कांग्रेसमैन भी होता है, जो अपनी बात रखना चाहता था, मगर यंगटक उसकी एक नहीं सुनता और सभी को वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिससे नाराज भीड़ टास्क फोर्स पर हमला करके कॉम्प्लेक्स के गेट को तोड़ देती है।
इस झगड़े में लीडर को काफी चोट आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से आउटसाइडर को बाहर निकालकर लीडर गुस्से से चिल्लाता है और सबको शांत कराता है। तभी बिल्डिंग में रहने वाली बाकी लोग उन आउटसाइडर्स पर ईंट फेंकना चालू कर देते हैं और मजबूरन आउटसाइडर्स को वहां से जाना पड़ता है। बिल्डिंग के सभी लोग काफी खुश होते हैं सिवाय म्यून संग के, क्योंकि वो इस मारपीट से काफी दुखी होती है। कुछ दिन बाद कॉम्प्लेक्स के लोग आपस में मिलकर बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा कर देते हैं और कोई बाहर का अंदर ना आ सके इसके लिए बोर्ड लगा देते हैं, नो आउटसाइडर्स। अब सभी लोग आपस में अपनी सप्लाईज भी शेयर करने लगते हैं, सब खुश रहने लगते हैं। कॉम्प्लेक्स के कुछ रूल बनाए जाते हैं, जैसे जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको उसी हिसाब से सप्लाई दी जाएगी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चल पाती, क्योंकि अब बिल्डिंग की सप्लाईज कम होने लगी थी। इसलिए मिंगसंग सप्लाईज की खोज में कुछ लोगों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बिल्डिंग के बाहर वो जितनी दूर जाते हैं उन्हें उतनी ज्यादा डेड बॉडीज मिलती है, जिसमें कांग्रेसमैन, वो बूढ़ी औरत और उनके जैसे ना जाने कई सारे आउटसाइडर्स होते हैं। उधर ही खाना खोज रहे लोगों को दूर एक एक्सप्लोजन दिखाई देता है, जिससे डरकर वो जल्दी वापस सही सलामत अपने बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ सप्लाईज भी लाए होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सप्लाईज बेकार हो चुकी थी। उस दिन के बाद मिनसंग और उसके साथी रोज सप्लाईज की खोज में बाहर जाने लगते हैं, मगर वो जिस भी बिल्डिंग में जाते हैं वहाँ चारों तरफ उनको बस डेड बॉडीज ही नजर आती हैं। वो हर बार अपने साथ सप्लाईज तो लाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के हिसाब से वो हमेशा ही कम पड़ जाती है। एक दिन यंगटक और मिंगसंग बाहर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो अपने सामने एक एक्सप्लोजन को देखते हैं। मिंगसंग कहता है कि उन लोगों ने इतना सहा है तो इनाम तो मिलना ही चाहिए। साथ ही वो बताता है कि पिछले साल उसकी वाइफ का इसी कॉम्प्लेक्स में मिसकैरेज हुआ था। दूसरी ओर म्यूनहा को अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो शॉक रह जाती है और साथ ही में वो देखती है कि उस बच्चे के पास उसका दिया हुआ वॉकी टॉकी भी होता है। म्यूनहा को उस बच्चे से बात करके पता चलता है कि वो और उसकी माँ दोक्यू नाम के एक इंसान से वहाँ पर छुप रही हैं। एक दिन बिल्डिंग से बाहर जाने वाले ग्रुप को एक सुरंग मिल जाती है जो सीधा ग्रोसरी स्टोर जाती है। लोगों को आता देख ग्रोसरी स्टोर का ओनर उन पर बंदूक तान देता है, मगर खाने की खोज में आया ग्रुप उस पर हमला करके सारा सामान लूटकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ ये सब म्यूनहा को गलत लग रहा होता है। मगर तभी अचानक वो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे से कोई उनकी तरफ आ रहा होता है, जो एक लेडी है जिसका नाम हाइवॉन है। हाइवॉन पहले इस बिल्डिंग में यंगटक के बगल में रहा करती थी, मगर हाइवॉन यंगटक को पहचान नहीं पाती। लेकिन जब ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो भी इसी बिल्डिंग में रहा करती थी, तब ये सभी लोग उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और मजे को दुगना करते हुए ये सभी लोग वहाँ कैराओके गाना चालू कर देते हैं। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि जिसे हम अब तक यंगटक समझ रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसका किलर होता है। वैसे भी उसकी फैमिली उससे नफरत करती है, इसलिए वो अब यंगटक की आइडेंटिटी चुराकर उस बिल्डिंग में रहने लगा था। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद लोगों में झगड़े चालू होने लगते हैं, क्योंकि एंटी क्राइम फोर्स को ज्यादा राशन दिया जा रहा था और कुछ लोगों को राशन नहीं मिल पाता था। इसी वजह से अब राशन की कमी होने लगी है। तभी एक व्यक्ति एंटी क्राइम फोर्स को खूनी दरिंदा पुकारता है, जो म्यूनहा सुन लेती है और नाराज जोमी उस व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कहती है। अकेले में म्यूनहा अपने पति से पूछती है कि तुमने किसी को मारा है क्या, जिस पर वो एक हादसे के बारे में बताते हुए कहता है कि वो मरा नहीं था। म्यूनहा परेशान होकर मिंगसुक को बाहर जाने से मना कर देती है और मौका पाकर म्यूनहा सप्लाईज लेकर दोक्यू के घर चली जाती है। इसी बीच हीटर देने के बहाने यंगटक हाइवन के घर जाता है, जहाँ वो लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरी माँ को पहचानती हो। जवाब में हाइवन हाँ बोलती है। फिर गुस्सा होकर वो पूछता है कि क्या तुम मुझको जानती हो। घबराई लड़की उसको हाँ बोल देती है, ताकि वो किसी तरह उसको छोड़ दे और जल्दी वहाँ से वापस चला जाए। इसके कुछ समय बाद म्यूनहा हाइवन से बाहर का हालचाल पूछती है और अपने एक्सपीरियंस को याद करके वो बताती है कि बाहर तो नर्क से भी बुरी हालत है, मगर सुना है स्टेशन के पास कुछ लोग रहते हैं। हाइवन और म्यूनहा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लेडी बीच में आकर कुछ बोलने लगती है। हाइवन को उसकी बात ज्यादा पसंद नहीं आती और कुछ ही समय में दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। गुस्साई हाइवन वहाँ से चली जाती है और हाइवन को ऐसे जाता देख म्यूनहा भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो कहती है कि यहाँ के लोग एकदम पागल हैं। यंगटक जो यहाँ का है भी नहीं, उसको इतने अच्छे से रखा जाता है, जबकि बाकियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है। ये दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी इन दोनों को जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बिल्डिंग के एक आदमी को आउटसाइडर ने मार दिया था, क्योंकि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पास एक खूनी ब्लड नोट भी रखा हुआ था, जिसमें ये लिखा था कि सबको कीमत चुकानी पड़ेगी।
अचानक यंगटक को उसकी मरी हुई बेटी याद आ जाती है। तभी वो सबसे कहता है कि हमें नियम और भी सख्त करने होंगे और पहरा देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ानी होगी। शाम के वक्त यंगटक दोक्यू के घर जाकर उसे अपना फर्नीचर डोनेट करने के लिए कहता है और बड़ी सावधानी से उसके ड्रॉर और वार्डरोब को चेक करते रहता है। मगर जैसे ही वो मैट्रेस उठाता है उसको वो माँ और बच्चे मिल जाते हैं, जिन्हें यंगटक बाहर ले जाता है और आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें अपनी बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। वो मिनसंग को भी बताता है कि इसमें तुम्हारी वाइफ भी इन्वॉल्व थी, इसलिए घर आकर मिनसंग अपनी वाइफ को डांटना शुरू कर देता है। गुस्सा होकर म्यूनहा अपने पति को बताती है कि यंगटक इस बिल्डिंग का है ही नहीं, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से मिनसंग उसका यकीन नहीं करता है। झगड़े के बाद मिनसंग यंगटक के सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगता है, जिस पर यंगटक उसे और काम करने को कहकर छोड़ देता है। धीरे धीरे सभी अपार्टमेंट्स की चेकिंग की जाती है और छुपे हुए सारे आउटसाइडर्स को बाहर निकाला जाता है, जबकि यंगटक गलती करने वालों को बाहर घुटने पर बैठाकर माफी भी मंगवाता है। साथ ही उनके घर के बाहर रेड कलर पेंट कर दिया जाता है। इसी बीच सभी लोग अपनी बालकनी में खड़े दोक्यू को देखते हैं, जो कहता है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो सब कुछ गलत है, और वो वहाँ से कूद जाता है। अचानक से एक दिन फिर से भूकंप आ जाता है, जिसके कारण एक वाटर टैंक फूट जाता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि अब उनकी पानी की परेशानी खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी ओर म्यूनहा हाइवन से यंगटक के बारे में पूछती है। तभी सीन बदलता है और हमको ग्योमे को दिखाया जाता है, जो यंगटक को बताती है कि राशन अब कम पड़ रहा है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, जिस पर वो एक टीम बनाते हैं जो रोज बाहर जाकर खाना इकट्ठा करेगी। अगले सुबह यंगटक और उसकी खाना ढूंढने वाली टीम बाहर निकल जाते हैं और इधर मौका पाकर दोनों लड़कियां मिंगहा और हाइवन मिलकर यंगटक के घर की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको वहां पर कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वो यंगटक पर शक कर सके। इसीलिए वो वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पूरी तरह सील पैक हुई वॉशिंग मशीन दिखाई देती है। दोनों लड़कियों को थोड़ा शक होता है, इसीलिए और जानने के लिए वो उसको खोलकर देखती है, जहां उनको असली यंगटक और उसकी माँ की डेड बॉडी मिलती है। इस बीच बाहर जाने वाली टीम को काफी दूर जाकर एक बर्बाद फूड कोर्ट मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ लाशों से भरे टनल के द्वारा ही जाया जा सकता था। वो ऐसा ही करते हैं और टनल की सहायता से उस फूड कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको भर भर के खाना मिलता है। सब लोग जितना हो सकता है उतना इकट्ठा करके वापस घर जाने लगते हैं। जाते वक्त मिनसंग को एक हेयर क्लिप मिलता है, जो वो अपनी वाइफ के लिए उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर मलबा गिरने लगता है, जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है। आखिरकार पूरा ग्रुप खाना और अपने मरे हुए साथी को लेकर कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं, जहां पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति जियोमा का बेटा है। इसीलिए गुस्से में आकर वो यंगटक को थप्पड़ मार देती है। हाइवन आकर सबको यंगटक का सच बता देती है और वॉशिंग मशीन में रखी डेड बॉडीज को सबके सामने ले आती है। यंगटक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में, और अगर वो नहीं होता तो शायद अब तक सब मारे जाते। यंगटक सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसको यहाँ से धोखा देकर निकाल दिया गया था और वो यहीं का रहने वाला है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात को सपोर्ट नहीं करता और देखते ही देखते छीना झपटी चालू हो जाती है। सभी लोग नकली यंगटक को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते जाते वो हाइवन को बड़े से गड्ढे में फेंक कर मार देता है। मिंगसक भी उसके ऊपर बंदूक तान देता है, मगर वो उसको चला नहीं पाता। तभी नकली यंगटक उस बंदूक को छीन लेता है और उसी वक्त कॉम्प्लेक्स का गेट गिर जाता है और आउटसाइडर अपना बदला लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। बिल्डिंग के कुछ लोग बाहर रहकर उनसे लड़ते हैं, जबकि कुछ लोग भागकर बिल्डिंग में छुप जाते हैं। मिनसंग अपनी वाइफ के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंच ही रहा होता है कि एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जिसमें मिनसंग घायल हो जाता है। वो आदमी मिंगहुआ की तरफ बढ़ता है कि तभी मिनसंग आकर उसको मार डालता है। अब वो दोनों अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर दंगे चल रहे होते हैं। तभी आउटसाइडर्स की भीड़ में से एक आदमी अपार्टमेंट के लोगों पर ग्रेनेड को फेंक देता है, मगर नकली यंगटक उसको वापस उन्हीं के ऊपर फेंक देता है। ग्रेनेड हवा में ही फट जाता है, जिस वजह से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें नकली यंगटक भी घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उठकर अपार्टमेंट की ओर जाना शुरू कर देता है, लेकिन बीच में ही उसकी मौत हो जाती है। अब मजबूरन अपार्टमेंट के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। मिनसंग और उसकी पत्नी एक बर्बाद से अपार्टमेंट में छुप जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। मिंगसंग बहुत दर्द में होता है और म्यूंगहा उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई भी मेडिकल किट नहीं थी। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर बाकी सर्वाइवर्स को इग्नोर करते हुए वो चलते रहते हैं और जाकर एक चर्च में रात बिताते हैं। उधर ही सोने से पहले मिंगसंग अपनी वाइफ को वही हेयर क्लिप देता है जो उसको खाना खोजते वक्त मिला था। वो कहता है कि तुमसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला था,
अगले सुबह जब म्यूहा उठती है तो मिंगसंग को मरा हुआ पाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ सर्वाइवर्स उसको ढूंढ लेते हैं और उसको अपने साथ चलने को कहते हैं। ये लोग म्यूहा को लेकर स्टेशन की तरफ चले जाते हैं जिसके बारे में हायवन ने बताया था। वहाँ पर सब मिलकर रहते हैं, अपनी सप्लाई शेयर करते हैं और किसी को भी आउटसाइडर नहीं समझते। म्यूहा भी ये देखकर काफी खुश होती है कि ये लोग किसी में भी भेदभाव नहीं करते। इनके लिए सब लोग एक बराबर हैं, चाहे वो यहाँ पर रहने वाले लोग हो या फिर आउटसाइडर्स। जिसके साथ 2023 में आई मूवी कॉन्क्रीट यूटोपिया यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, लेकिन शायद कॉम्प्लेक्स के लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आउटसाइडर्स को भगा दिया और उनको जलील किया, जो उनके पतन का कारण बने। वेल, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही।